ठान लेता है कि जिस तरह उन बच्चों ने मेरी एक माँ को रुलाया, मैं 100 माँ को। उसी दिन से उसने बच्चों को पकड़ना और उनको मारना शुरू कर दिया। इसका तरीका वारदात बड़ा अजीबो गरीब था। इसने सबसे पहले अनारकली बाजार और इर्द गिर्द जो स्टेशन है, यहाँ से कुछ कपड़े 200 बच्चे क्यों नहीं कतल किए? 100 इंतकाम कर रहे थे ना, इंतकाम कर रहे थे। मेरे पास आज भी इतने पैसे थे कि मैं ये सिलसिला जारी रख सकता था। कितने पैसे? अगर कल को आपने जो जितने मारे हैं उनमें से 3-4 बच्चे घरों को वापस आ गए, फिर आपका सारा ये कोई नहीं आएगा। किस तरह आप कहते हैं कोई नहीं आएगा? जरा सोच कर देखें, अगर कोई ऐसा शख्स आपके इलाके में घूम रहा हो जिसकी मासूमियत के पीछे एक दरिंदा छुपा हो, जो आपके बच्चों को, आपके बहन भाइयों को खेलता देखे तो उनसे उनकी हंसी छीन ले। वो माँ जो अपने बच्चे को खेलने भेजे और रात को खबर मिले कि उसका बच्चा इस दुनिया में नहीं है, उस माँ पर क्या गुजरेगी। वो बाप जो एक बच्चे को हाथ पकड़कर चलना सिखाए और फिर एक दिन उसी बच्चे की खबर अखबार में देखे और ये पढ़े कि उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है, तो उस बाप पर क्या गुजरेगी। एक ऐसा सफात कातिल जिसने 100 से जाहिद बच्चों की जान ली हो और उसके माथे पर जरा बल भी ना हो, आपके ख्याल में उसकी सजा क्या होनी चाहिए? अगर कल को आपने जो जितने मारे हैं उनमें से 3-4 बच्चे घरों को वापस आ गए, फिर आपका सारा ये कोई नहीं आएगा। किस तरह? 30 दिसंबर 1999, लाहौर डेविस रोड। सर्दियों के दिन थे, हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चल। लाहौर के मशहूर जंग ग्रुप में एक ख़त मसूल होता है जो वहाँ के एडिटर के नाम का होता है। अब जब वो ख़त एडिटर के पास लाया जाता है, एडिटर जब उस ख़त को खोलता है तो उसके हाथ पांव कांपने लगते हैं। ख़त में ये लिखा था, मेरा नाम जावेद इकबाल है, मैंने 100 से ज़ायद बच्चों की ना सिर्फ जान ली है बल्कि उनके साथ बदफेली भी की है। और साथ ये भी लिखा था कि मारने के बाद उनकी लाशों को मैंने तेज़ाब के ड्रमों में मिटा दिया। अब जब एडिटर नईम खावर ये ख़त पढ़ता है तो उसके हाथ पांव कांपने लगते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये खबर पूरे दफ्तर में, दफ्तर के बाद पूरी मीडिया पर और मीडिया के बाद पूरी दुनिया में फैल जाती है। तो आखिर जावेद इकबाल ने ये कदम क्यों उठाया था? जावेद इकबाल का उन हलाकतों के पीछे मेन मकसद क्या था और वो बच्चों को ही अपना निशाना क्यों बना रहा था? आइए चलते हैं इस वीडियो में, मगर उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक लाजमी कीजिएगा। जावेद इकबाल का ताल्लुक लाहौर के एक शरीफ घराने से था। वो बचपन ही से पढ़ने लिखने में अच्छा था। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो एक कॉलेज में दाखिला लेता है जहाँ पर वो अपना इंटर क्लियर करता है। इसके बाद वो बैचलर के लिए एक दूसरे कॉलेज में जाता है जहाँ पर एक दिन पॉलिटिक प्रोटेस्ट के दौरान उसको पुलिस अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि उन दिनों नवाज शरीफ की सियासत का तख्ता उल्टा हुआ और परवेज मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया हुआ था। इसी असना में जो जावेद इकबाल है वो पुलिस की हिरासत, पुलिस उसे पकड़ कर ले जाती है। कुछ महीनों की उसे सजा होती है और जब वो बाहर आता है तो जाहिर है अब उसका कॉलेज तो रहा नहीं, वो अपनी पढ़ाई वहीं पर स्किप कर देता है। अब जब उसकी पढ़ाई छूट जाती है तो वो अपने बाप के साथ बिजनेस में आ जाता है। अब अपने बाप के साथ वो कारोबार करने लग जाता है। इसके बाद उसके घर वाले उसकी शादी करवा देते हैं, लेकिन जावेद इकबाल एक हम जिन्स परस्त था। जी हाँ, जावेद इकबाल का इंटरेस्ट लड़कियों से ज़्यादा लड़कों में था, और वो भी कम उम्र के लड़के, जिन्हें आप टीन एजिस बॉय कहते हैं या बच्चा कह लें आप, 13, 14, 15 साल का, यानी 17 से नीचे नीचे उसको बच्चे पसंद थे। तो शादी के दौरान ही उसके ऊपर 2 बच्चों से ज्यादती का केस सामने आता है और पुलिस उसे अरेस्ट कर ले जाती है, जहाँ पर उसको कुछ महीने की जेल होती है और इसी दौरान उसके जो वालिद हैं उनकी डेथ हो जाती है। अब जब वो वहाँ से बाहर आता है तो जाहिर है शर्मिंदगी के मारे उसके घर वालों ने तो उसको अपने साथ रखना नहीं, और साथ ही विरासत के झगड़े शुरू हो जाते हैं। उसके घर वाले, उसके बहन भाई क्या करते हैं कि उसका हिस्सा उसको देकर उसको खुद से अलहदा कर देते हैं। अब घर वालों का तो उससे मिलना जुलना रहा नहीं, लेकिन उसकी माँ उससे मिलती थी। इसके बाद फिर उसकी एक दूसरी शादी करवाई जाती है एक जगह, जहाँ पर वो शादी भी कम से कम 6 मंथ चलती है, और वो शादी भी इसी चक्कर में ख़त्म हो जाती है कि जावेद इकबाल का जो इंटरेस्ट था वो लड़कियों में नहीं था, वो लड़कों में। जावेद इकबाल शादबाग के एक इलाके में रिहाइश पजीर था। इसकी माँ के साथ इसके मसले हल हो चुके हुए थे और माँ के साथ बोलचाल इसका शुरू हो चुका। इसी दौरान ये अपनी उस हरकत से बाज नहीं आता। एक दिन जो मालिशी होते हैं वो कोई 2 बच्चे देखता है ये एक जगह पर। अक्सर ये इसका जो टारगेट एरिया होता था वो ये दाता साहब और इसके इर्द गिर्द के, यानी कि अंदरून के जो इलाके हैं वो हुआ करता था।
अब इसने 2 मालिशे देखे, बच्चे थे, उनको बुलाया फुसलाया और अपने साथ ले गया कि मेरी मालिश करो। अब वो बच्चे जब इसकी मालिश वगैरह कर देते हैं तो ये पिस्टल के ज़ोर पर उनके साथ बदफेली शुरू कर देता है। अब चूंकि बच्चे थे, वो पिस्टल की डर की वजह से आगे से ना बोले ना कुछ किया हो। ये वाक़या है 17 सितंबर 1998 का। अब जब वो बच्चे जो हैं वो जावेद इकबाल को सोता देखते हैं तो जो पिस्टल पास पड़ी होती है उसके बट उसके सर के ऊपर मारते हैं, जिससे उसका जो सर होता है वो एक तरह से खुल जाता है। काफ़ी चोटें वगैरह और काफ़ी ज़ख्मी होता है। आसपास के लोग जब आते हैं तो उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। अब जब इसकी माँ को ये खबर मिलती है तो वो भागी चली आती है इसके पास। इसकी दवाइयों का खर्चा, इसकी सारे इसी असना में कोई ये 3 से 4 मंथ हॉस्पिटल रहता है और इसी दौरान ही इसकी जो वालदा होती है उसकी डेथ हो जाती है। अब जब इसकी वालदा की डेथ होती है तो इसके अंदर एक बदले की आग भड़कने लग जाती है। जब इसकी वालदा की डेथ होती है काफ़ी रोता है और उसी दिन से ये ठान लेता है कि जिस तरह उन बच्चों ने मेरी एक माँ को रुलाया मैं 100 माँ को। उसी दिन से उसने बच्चों को पकड़ना और उनको मारना शुरू कर दिया। इसका तरीका वारदात बड़ा अजीबो गरीब था। इसने सबसे पहले अनारकली बाजार और इर्द गिर्द जो स्टेशन है यहाँ से कुछ कपड़े कुछ जूते लेता है और उनको अपने घर में ला कर रखता है। अब इसका जो अगला पॉइंट था वो था बच्चे लाना। वो कहाँ से लाता था? मोस्टली जो है, जैसे मैंने पहले बताया कि मोस्टली ये बच्चे दाता साहब जो घरों से भाग के आए हुए थे, कोई ऐसे बच्चे जिनके पास रहने की जगह नहीं थी, उसके बाद बस स्टेशन, उसके बाद रेलवे स्टेशन, उसके बाद जो छोटी मोटी गलियां थी, इनसे ये बच्चे उठाया करता था। बच्चे उठाता, उनको ला के अपने घर रखता। जो जूता उन्होंने पहनना होता था सबसे पहले वो जूता चेंज करवाता, सबसे पहले वो कपड़े चेंज करवाता और उसके बाद उनको अच्छा खाना खिलाना। अच्छा खाने खिलाने के बाद उनको मूवी के लिए भी लेके जाता था और उसके बाद फिर वापस लाकर उनके साथ हम जिनसी करता था। ये सब करने के बाद अब बारी आती थी उनकी जान लेने की। इसने एक इतनी सी चेन बनाई हुई थी, उसको पकड़ता था। पकड़ने के बाद बच्चे की गर्दन के अंदर डालकर और खुद को दीवार के साथ लगा के बिल्कुल टेक लगा के जिस तरह फुल जान के साथ उनकी जो गर्दन है वो एक तरह से तोड़ देता था और वहीं पे बच्चे की जान निकल जाती थी। कोई 1 से 2 मिनट भी नहीं लगते होंगे कि एक बच्चे की जान निकल गई। अब इसके बाद ये उनके छोटे छोटे टुकड़े करता था। टुकड़े करने के बाद ये उनको तेजाब के ड्रम के अंदर डाल देता था, जहाँ पर जो उनकी बाकियात हैं वो मिट जाती थी, क्योंकि जाहिर है तेजाब के अंदर जब एक चीज़ डालनी है तो पीछे रहना गया। तो इसी तरह 100 बच्चों की जान ली और ये कम से कम 6 महीने से 1 साल के अरसे में इसने किया ये सब कुछ। रोज़ नहीं तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन छोड़कर डेली अपना शिकार घेरता, उसको लाता, इसी तरह पकड़ता और बड़ी बेदर्दी से उसके साथ ज्यादती करने के बाद उसे मार देता। 3-4 बच्चे घरों को वापस आ गए, फिर आपका सारा ये कोई नहीं आएगा। किस तरह आप कहते हैं कोई नहीं आएगा? लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल है कि अगर एक आदमी आपके इलाके में रहता हो और वो डेली नहीं तो हफ्ते में 3 बार, हफ्ते में 3 बार नहीं तो हफ्ते में एटलीस्ट 1 बार या महीने में 1 से 2 बार अगर यही काम करता रहे, मुसलसल करता रहे कि वो बच्चे को ला रहा है, कभी किसी आदमी ने, और इलाका भी ऐसा, लाहौर का जो एक गुंजान इबाद इलाका है शादबाग, जिसके घर के ऊपर घर बने हुए हैं और गलियां ऐसे हैं कि इतनी तंग के एक गली के साथ दूसरा घर और दूसरी के साथ तीसरा, इस तरह के इलाके हैं वो। वहाँ पे किसी ने ये सब कुछ होते हुए इतने दिन कैसे नहीं देखा? दूसरा सवाल, इसके पास इतना ज़्यादा तेजाब आया तो आया। इन सारे सवालात का भी जवाब हम जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसका इतराफ़ जुर्म की तरफ आते हैं। ये बात है 30 दिसंबर 1999 की। लाहौर के जंग ग्रुप में एक ख़त मसूल होता है जो वहाँ के एडिटर के नाम का होता है। जब एडिटर ख़ावर नईम इस ख़त को खोल कर पढ़ते हैं तो उनके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। मैं खोलता हूँ तो मेरे छोटे से केबिन में, जितने कमरे में हम यहाँ बैठे हुए हैं, वो चारों तरफ तस्वीरें ही तस्वीरें। वो ख़ावर खोलते हैं और अंदर से कुछ 30 से ज़ायद बच्चों की छोटी छोटी तस्वीरें पूरे कैबिन में बिखर जाती हैं। इसके बाद वो अपने पियन को बुलाते हैं और तस्वीरें उठवाते हैं और ख़ुद वो ख़त पढ़ने लग जाते हैं। अब ख़त के अंदर ये लिखा होता है कि मेरा नाम जावेद इकबाल है, मैंने 100 से ज़ायद बच्चों की जान ली है। जान ना सिर्फ जान ली है बल्कि उनके साथ ज़्यादती भी की है और ज़्यादती करने के बाद उनकी बाकियात को भी मिटा। जब नईम ख़ावर ये ख़त पढ़ते हैं तो उनकी, जिसे कहते हैं, होश ठिकाने नहीं रहते कि वो क्या करें, क्या होगा। अब जावेद इकबाल ने ना सिर्फ अपना नाम लिखा हुआ था बल्कि नीचे राब्ता नंबर भी लिखा हुआ था। जो नईम ख़ावर है वो फ़ौरन से पहले उसे कॉल करते हैं और कॉल करने के बाद कहते हैं कि मेरा नाम नईम ख़ावर है और मैं जंग ग्रुप का एडिटर हूँ।
आगे से जावेद इकबाल कहते हैं कि मेरा नाम जावेद इकबाल है और मैंने ही आपको ख़त भेजा है। इसके बाद जो एडिटर है वो उसे कहता है कि मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ। तो जावेद इकबाल का आगे से जवाब होता है कि मैंने इसीलिए आपको ख़त भेजा है, मैं पुलिस के पास इसीलिए नहीं गया कि मुझे डर है कि वो लोग मुझे ना सिर्फ पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद वो मुझ पर तशद्दुद करने के बाद मुझे मार देंगे, इसीलिए मैं उनके पास नहीं गया, मैं आपके पास आया हूँ, आप मेरी इस खबर को उजागर करें। तो नईम खावर उसे कहते हैं कि फिर आप एक मुलाकात कर लें। तो आगे से जावेद इकबाल कहते हैं जब आप कहें मैं मिलने के लिए तैयार हूँ। तो वो कहते हैं कि आप अभी आ सकते हैं। वो कहता है मैं अगले 1 घंटे तक आता हूँ और 1 घंटे दोनों की मुलाकात हो जाती है। अब जो नईम खावर है वो अपने एक सीनियर को बुलाते हैं और उसे ये बात बता देते हैं और इसी तरह ये बात पूरे ऑफिस में फैल जाती है। अब जब ये पूरे ऑफिस में फैलती है उसके बाद ये पूरी मीडिया पर भी आ जाती है साथ, आहिस्ता जावेद इकबाल नईम खावर से मिलने आता है। काफ़ी लंबी और तवील एक गुफ्तगू होती है दोनों के दरमियान और उसी दौरान ही पुलिस को भी जब इस बात की भनक लगती है तो पुलिस भी आ जाती है। जो डेविस रोड है वो दोनों अतराफ से पुलिस से भर जाता है, क्योंकि बात ही ऐसी थी कि एक आदमी जो इस चीज़ का इतराफ़ कर रहा है कि मैंने 100 से ज़ायद बच्चों की जान ली है, जाहिर है वो कोई आम बंदा तो होगा नहीं, जाहिर है कोई सीरियल किलर होगा और उसको पकड़ने के लिए एजेंसियां तो आएंगी। इसी दौरान जो खावर नईम है उसको MI के जर्नल की कॉल आती है। तो मिलिट्री के जो जर्नल है उनकी कॉल आती है और वो उन्हें कहते हैं कि आपने इसे पुलिस के हवाले नहीं करना। तो जो खावर नईम है वो भी आगे से यही कहते हैं मुझे भी यही खदशा है और जो जावेद इकबाल है वो भी यही कह रहा है कि मुझे पुलिस के हवाले नहीं करना, अगर मुझे किया तो ये लोग मुझे मार देंगे। तो जो जनरल है वो कहता है कि मैं कुछ देर तक अपनी जो फ़ौज है मैं उसे भेजता हूँ, तो आप इसको उनके हवाले कर दें। उसके बाद कुछ देर बाद एक फ़ौजी पलटून आती है और जो खावर नईम अपने हाथों से उनको फ़ौज के हवाले कर देते हैं, उसको जावेद इकबाल को। अब वो ले जाती है अपने साथ और कुछ दिन कस्टडी में रखने के बाद जब उनको लगता है कि इससे कुछ नहीं निकलने वाला, तो वो लोग, अब जाहिर है अदालती निज़ाम है, अब जाहिर है उसके ऊपर जो केस के ट्रायल है वो फ़ौज तो करेगी नहीं, तो उसको पुलिस के हवाले कर दिया जाता है, जहाँ पर उसको DSP जो हैं तब के तारिक कंबो के हवाले किया जाता है। तारिक कंबो उसे अपने साथ ले जाते हैं थाने में और उसको जेल में बंद कर दिया जाता है और दूसरी तरफ उसका जो केस का ट्रायल है वो शुरू हो जाता है। अब इस सब में वो अकेला नहीं था, जिस तरह इस तस्वीर में नज़र आ रहा है कि उसके साथ 2 और भी लोग हैं। अब वो बच्चे हैं और वो बच्चे वो हैं कि जिनको वो ये कह लें कि मारने लगा था, तो उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं और आपके जिस भी काम में आपकी मदद करनी हम करेंगे। ये वो बच्चे हैं और साथ इनको भी सज़ा, क्योंकि इन्होंने भी कुछ जुर्म है उसका साथ दिया होता है, इनको भी सज़ा होती है। इसके बाद उसको जज अल्लाह बख्श रांझा के पेश किया जाता है, जहाँ पर वो इसको बड़ी अनोखी सज़ा सुनाते हैं। वो कहते हैं कि इस बंदे को मीनार पाकिस्तान पर ले जाया जाए, वहाँ से इसको तब तक मीनार पाकिस्तान की सबसे ऊंची मंजिल से गिराया जाए जब तक इसकी जान नहीं चली जाती। जब इसकी जान चली जाए, यानी कि 100 मरतबा, जितनी दफ़ा इसने बच्चों को मारा है उतनी दफ़ा इसकी जान निकाली जाए। जब इसकी जान निकल जाए तो इसके टुकड़े टुकड़े करके इसको उसी तरह तेज़ाब के अंदर डाल दिया जाए। ये एक, जिसे कहते हैं तारीख में बड़ी अनोखी सज़ा सुनाई देता है जो जज होता है अल्लाह बख्श रांझा। अब सुनाए भी कैसे ना, आम तौर पे ये होता है कि एक खून में फांसी हो जाती है, दूसरे खून में अगर किसी ने 2 किए हैं तो उसको भी फांसी या उम्र कैद, और जज जो है वो सारे जितना भी मुकदमा होता है उसके जितने भी गवाह बयानात वो सारा कुछ लिखता है। लेकिन यहाँ पर 100 मुकदमे 72 से ज़्यादा के लवाहिकीन आए हुए हैं और वो अपने बयान रिकॉर्ड करवा रहे हैं। अब जज कितना एक लिखता। खैर अल्लाह बख्श रांझा ने उसी असना में, यानी कि पूरा जज का जो जितना भी हाल है वो पूरा भरा होता है, इसी आलम में वो क्या नाम है उसे ये सज़ा सुनाते हैं और बड़ी अनोखी सज़ा होती है। उसके बाद उसको जेल ले जाया जाता है, जहाँ पर अगले उसको 2 महीने के बाद इस सज़ा पर अमल दरामद होना था। लेकिन वहीं पे जेल के अंदर ही खबर आती है एक दिन कि उसने खुदकुशी की या पुलिस वालों ने इसकी जान ली। मोस्टली लोगों ने इस बात का हरगिज़ यकीन नहीं किया कि उसने खुदकुशी की है। वजह क्या थी कि जेल की जो दीवारें होती काफ़ी ऊंची होती हैं, उस बंदे के पास फंदा कहाँ से आया, वो बंदा लटका कैसे, खुदकुशी पॉसिबल ही नहीं है उस जेल के अंदर। लेकिन जो वहाँ तब के DSP हैं तारिक कंबो साहब, उनका कहना था कि मैं खुद गया था उस वाक़े पर, यानी कि उस जगह पर, और उसकी तस्वीरें वगैरह सारा कुछ है। तो उस बंदे ने खुद, यहाँ पर वही पहले वाले कुछ सवाल आते हैं कि एक बंदा अगर 100 बच्चों को मार रहा है तो लोगों ने कैसे नहीं देखा,
उसके पास इतना ज़्यादा तेजाब आया कैसे। दूसरी ये चीज़ कि बच्चा हो या बड़ा हो या कोई भी हो, उसकी ये बाकियात नहीं मिटती। नंबर 1 पे ये नाखून, नंबर 2 पे बाल, ये नहीं मिटती, ये आप तेजाब से भी नहीं मिटा सकते, ये मिट ही नहीं सकती। तो ये चीज़ें ड्रमों के अंदर मिली थी उन्हें। और तीसरी चीज़ ये कि जो उसके अपने लवाहिकीन हैं वो ये इस बात का इंकशाफ करते हैं कि हम लोग अगर उस टाइम पर तुच्चा सा वकील भी कर लेते तो जवेद इकबाल आज हमारे साथ होता। वजह ये थी कि उसके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं था। छोटा सा फट्टे का वकील भी कर लेते ना, फैमिली मेंबर्स में कोई एक छोटा सा वकील भी कर लेता तो आज वे सब हमारे साथ होते। सबूत ही नहीं था। वो जो कुछ भी कह रहा था वो सारा कुछ उसके साइकोपैथ जिसे कहते हैं उसकी वजह से कह रहा था, और अपने जो खानदान वाले हैं उनसे बदला लेने के लिए कह रहा है। अब खानदान से बदला लेने का क्या मतलब ये कि जब वो जेल से छूटा खानदान वालों ने उसको अलहदा कर दिया, नंबर 1। नंबर 2 पे इसने जब इसके पास पैसे वगैरह नहीं थे, जब सारा इसके पास पैसा खत्म हो गया तो इसने खानदान वालों से कोई 6-7 लाख रुपया मांगा, उन लोगों ने नहीं दिया। इसके अंदर उस चीज़ का भी गुस्सा था। इसके बाद इसके घर वाले कहते हैं, इसके जो खानदान वाले हैं, जो इसके शायद ताए का बेटा है, वो कहता है कि अगर हम उस वक्त टुच्चे का वकील भी कर लेते तो ये बंदा आज़ाद था, क्योंकि इसके खिलाफ कोई शवाहिद ही नहीं था। इसने ये सारा कुछ एक जिसे वो कहते हैं मनगढ़ंत कहानी बनाकर खुद फेम हासिल करने के लिए क्या नाम है ये सब किया। और वो अपने मुंह से बाद में उसने इतराफ़ भी किया। वो कहते हैं जो ज़राए हैं वो कहते हैं कि उसने बाद में इतराफ़ भी किया कि मैंने किसी बच्चे की जान नहीं ली, ये सब कुछ मैंने सिर्फ फेम हासिल करने के लिए ही किया। अब किसी इलाके में अगर ये सब कुछ हो रहा हो तो पुलिस कैसे अनजान है इस सारे वाक़े से, पुलिस को कैसे खबर नहीं है इस सारे मामलात की। हालांकि यहाँ पर अगर एक इलाके में एक छोटा सा नशई कह लें या छोटा सा जिसे वो कहते हैं ड्रग डीलर है, वो अगर कोई छोटा सा भी कोई इस तरह का काम कर रहा है तो पुलिस को उस चीज़ की खबर होती है। अब वो अलग बात है कि पुलिस पैसे लेके चुप रहती है, वो अलग बात है कि पुलिस भी उनके साथ। अब यहाँ पर एक और चीज़ भी नज़रअंदाज हमें नहीं करनी चाहिए। दिसंबर 24, 1999 में ही एक प्लेन हाईजैक भी हुआ था जो दिल्ली से इंडिया के लिए जा रहा था, जिसको तालिबान ने हाईजैक किया था। अब वो हाईजैक के दौरान वो प्लेन जो है वो लाहौर भी लैंड हुआ, क्योंकि एमरजेंसी लैंडिंग उसने की फ्यूल के लिए या जिस भी मकसद के लिए। उसके बाद वो अमृतसर भी लैंड हुआ, और इस तरह करके वो प्लेन हाईजैक भी उन्हीं दिनों का है, मार्शल लॉ भी उन्हीं दिनों का है, और ये वाकया भी उन्हीं दिनों का है। तो क्या ये सब आपस में रिलेट करते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके पास भी इस केस से रिलेटेड कोई भी जानकारी है तो वो भी हम तक लाजमी शेयर। लेकिन ये मिस्ट्री अभी तक हल नहीं हुई। क्या वाकई जवेद इकबाल ने इतने कत्ल किए थे, या ये सिर्फ उसका वो नॉवेलिस्ट ख्याल था, या फिर ये कह लें कि उसको क्राइम स्टोरियाँ लिखने का शौक था, इसी चक्कर में उसने ये सब किया? आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने आसपास और बच्चों का भी लाजमी ख्याल रखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।